स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है मार्केट हाई के करीब है तो अप्रोच क्या होना चाहिए। और अगर आप ये मन बना रहे हो, अब ये कन्विंस हो गए हैं कि मार्केट में बड़ी तेज़ी यहाँ से आगे बनने जा रही है और बन रही है, तो आपको कहाँ निवेश करना चाहिए या किन सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए। मैं कुछ नंबर्स रखता हूँ, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। बैंक तो आप देख ही रहे हैं, लाइफ हाई बना चुका है वो। ऑटो इंडेक्स जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, उसने 31 मार्च से टिल डेट 20% का गेन कर लिया है। कैपिटल गुड्स में आइए 14% की तेज़ी है। एफएमसीजी में 11%, ये मैं इंडेक्स लेवल पे आपको बता रहा हूँ। मेटल भी 10% चल चुका है। तो जब इस तरह की तेज़ी बन रही है, जिसमें सिर्फ एक आईटी है जो बेचारा भी 1% नेगेटिव में है, और उसमें तो काफ़ी पिटाई हो रही है। तो जो टॉप के सारे स्टॉक्स हैं या जो हैं, उनमें तो अच्छी तेज़ी बन चुकी है। एफएमसीजी तो इसमें मेरा और राहुल का एग्रीमेंट था, मैं भी जनवरी से बहुत बुलिश था कि एफएमसीजी तो चलना ही चलना है, क्योंकि प्राइसिंग पावर उनके पास होती है। इन्फ्लेशन तो छोड़ दीजिए आप। सुदीप सर, ये सारे अच्छे वाले सेक्टर तो भाग चुके हैं अभी, अब क्या इसमें भी और ढूंढना पॉसिबल है या कुछ और आइडिया रखेंगे आप? नहीं जी, बिल्कुल ढूंढना पॉसिबल है। और भी दो चार सेक्टर में जरूर बताना चाहूंगा। डोमेस्टिक फार्मा, इसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन हम लोगों को लग रहा है और उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। आपने स्पेसिफिकली सीमेंट का बात नहीं किया, और पर उसमें राहुल जी ने बताया था सीमेंट का बात, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद जो आर्गुमेंट राहुल ने बताया था। सीमेंट में आप किसी भी स्टॉक ले लो और आप 2 साल का टाइम होराइजन ले लो, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एफएमसीजी में स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा, जो आप परसेंटेज दिखा रहे हैं, इसमें आईटीसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। पर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एचयूएल, डाबर जैसे कंपनीज जिनका रूरल मार्केट में बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस का है, वहां पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे रूरल मार्केट का इकोनॉमी इंप्रूव करेगा, तो ये स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑटो और मेटल्स, इसमें मेरे व्यूज थोड़े अलग हैं। मेटल्स में तो मेरा अवॉइड रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि चाइना में जो मेटल का सबसे बड़ा दुनिया का कंज्यूमर है और मेटल प्राइसेस कुछ हद तक चाइना के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रहा है, और शायद ऐसा कुछ बड़ा ग्रोथ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उनका फोकस डोमेस्टिक कंजम्पशन एनकरेज करने में है, एज अपोज टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड कैप गुड्स बिल्ड। सो शायद मेटल्स में बहुत बड़ा रैली चाइना में देखने को नहीं मिलेगा, और इंडियन मेटल्स भी दबाव में रहेंगे, यही मुझे लगता है। ऑटो सेक्टर ओवरऑल में मेरा व्यू है कि ऑटो एंसिलरीज पे फोकस करना चाहिए। ऑटो में दिक्कत यह है कि ईवी को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। मैं डिनाई नहीं करता हूं कि ईवी इज द वे फॉरवर्ड, पर कौन सा कंपनी ईवी में विन करेगा, कौन सा कंपनी लैगार्ड रहेगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। ये मेरे ख्याल से कोई एक्सपर्ट दुनिया में बता नहीं पाएगा कि कौन सा कंपनी ईवी में लीडर बनेगा, कौन सा कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बेट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और अवॉइडेबल लग रहा है। अगर किसी चीज में बेट करना है ऑटो में, एंसिलरी में बेट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा सेकुलर ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए ईवी इंडस्ट्री को सप्लाई करना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे एंसिलरी कंपनीज ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, ग्लोबल ओएमसी के साथ लिंक्ड है, और ट्वीक करना भी उनके लिए प्रोडक्शन लाइन इतनी बड़ी बात नहीं है, जो कि ट्रेडिशनल इंजन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ऑटो कंपनीज के लिए है। सीमेंट कंसेंसस भाई, राहुल जी आपने कहा था सीमेंट में कुछ भी खरीद लें। अच्छा, बैंक और फाइनेंस में नहीं लग रहा आपको कि और बहुत बड़ी तेजी इसमें बनेगी? राहुल नहीं, आप रिपीट कर देंगे नीना जी, सॉरी। मैंने कहा कि सीमेंट में तो आपकी और सुदीप जी की कंसेंसस हो गई कि आप इसमें तो अभी कुछ भी आप कहीं भी खरीदें, लेकिन और बहुत सारे सेक्टर हैं, उसमें उन्होंने ऑटो मेटल के बारे में भी बताया, एफएमसीजी के बारे में बताया। एफएमसीजी आपका बड़ा फेवरेट सेक्टर है, आप किसको रडार पे रखेंगे? और बैंक और फाइनेंस में, खासतौर पे माइक्रो फाइनेंस पे कोई आइडिया आपका? माइक्रो फाइनेंस पे आई थिंक नीरज जी अगर खेलें तो देयर आर वेज टू प्ले इट। आई थिंक एक तरफ से आप इंडसइंड बैंक को भी खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत फाइनेंशियल को अक्वायर कर लिया था। यू कैन प्ले थ्रू एक्विटास, क्योंकि वहां पे एक मर्जर भी हो गया था।
तो आई थिंक देयर आर वेज टू प्ले इट. बंधन इज आल्सो प्रॉब्ली अ वे टू प्ले इट. सो आई थिंक ऐसे कुछ नाम हैं एनबीएफसीज में जहां पे या और माइक्रो फाइनेंस में जहां पे हम खेल सकते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज नीरज जी, क्योंकि देखिए हम 18,000 ऑलमोस्ट वी आर प्रैक्टिकली न्यू हाइज. गोल्ड फाइनेंस में नॉट बी सच अ बैड ऑप्शन एज वेल, बिकॉज अगर हम पोर्टफोलियो एलोकेशन, फिलहाल तो हम सिर्फ स्टॉक्स जो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कितना वेटेज कहाँ होना चाहिए, लेकिन एज एन एसेट क्लास अगर आप एलोकेट कर रहे हैं और अगर आप गोल्ड की तरफ भी थोड़ा आपका झुकाव है, तो आई थिंक गोल्ड फाइनेंस कुड बी गुड. एसबीआई के प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने काफी समय गोल्ड फाइनेंस पे दिया हुआ है. तो यू कैन लुक टू प्ले इट ईदर थ्रू अ वेरी लार्ज बैंक दैट्स डूइंग वेल, और यू कैन लुक टू प्ले थ्रू मुथूट और मनप्पुरम. मैंने कुछ समय पहले आपसे हाउसिंग डिमांड की बारे में बात की थी. आई थिंक वहां पे यू कैन लुक इट प्लेइंग इट थ्रू नेम्स लाइक कैनफिन होम्स, एंड जो सीवी फाइनेंसिंग है, सारे जो ऑटो कंपनीज हैं, अशोक लेलैंड वगैरह, सब कह रहे हैं कि ये जो सीवी साइकिल है अगले 2-3 साल चलेगी. तो मुझे लगता है नेम्स लाइक चोला, एमएनएम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एसएमईज और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, इनमें भी आई थिंक अभी काफी वैल्यूएशन कंफर्ट है, क्योंकि काफी हद तक चल चुके हैं. आप सुदीप जी से पूछ रहे थे कि सब कुछ इतना चल चुका है, वैल्यू कहाँ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है नीरज जी कि आप इतने डिप्रेस्ड बेस पे चल रहे हैं कि चल जाने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत जूस रहता है. और जैसे सुदीप जी आईटीसी की बात कर रहे थे, आईटीसी पिछले 1 साल में डबल हो गया, लेकिन अभी भी उसके वैल्यूएशन अगर आप बाकी सेक्टर से कंपेयर करें तो इट विल बी कमिंग टू यू एट ऑलमोस्ट 30-40% डिस्काउंट. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज स्टॉक हैज डन वेल इट कांट कंटिन्यू टू वेल. मेरे को लगता है कि जो आपने जिक्र किया एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस का, इनमें अभी बहुत जूस बाकी है. और आई थिंक these stocks and this particular sector or this part of the banking and financial services industry can easily look at compounding at 20%. लेकिन आपका जो फेवरेट है एफएमसीजी, उसमें तो ज़्यादातर कंपनियां, मतलब आप आईटीसी को चलिए अलग कर दीजिए, ज़्यादातर कंपनियां उसमें खूब बढ़िया रिटर्न दे चुकी हैं या दे रही हैं. इंडेक्स भी अपने हाइज पे चल रहा है. उसकी जो मिड कैप कंपनीज है उसमें थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उनका इतना मार्केट डोमिनेंस नहीं होता. क्या अप्रोच होना चाहिए उस पर? नहीं, तो आई थिंक नीरज जी, इफ यू आर प्लेइंग कंज्यूमर, अगर आप मिड कैप्स में जा रहे हैं तो देन यू वुड बी लुकिंग एट नेम्स लाइक गोदरेज, मैरिको, डाबर. वहां पे अगर वो स्टॉक्स खेलने ही हैं तो मेरा काउंटर होगा, व्हाई नॉट ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी. वी डोंट हैव टू बाय दोज नेम्स, राइट? आई थिंक इमामी has had its challenges. I think product concentration बहुत है, promoter pledges बहुत है. मैरिको का एक ही है कि there is one product, one raw material which is a very very important raw material for them. So ये कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो इतने डाइवर्सिफाइड नहीं होंगे जितने इनके लार्जर पीयर्स हैं. गोदरेज को अगर हम देख लें, आई थिंक दे ऑपरेट इन ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज नीरज जी. तो हर एक कंट्री की एक अपनी चैलेंज होगी, क्रॉस करेंसी इश्यूज होंगे, हर एक कंट्री में अपना एक इन्फ्लेशन इशू होगा. उससे बेटर यही है कि आप फ्रंटलाइन कंज्यूमर स्टॉक्स खरीद लें कंज्यूमर स्टेपल्स में. लेकिन अगर आपको कंज्यूमर मिड कैप में जाना ही है तो मैं अभी भी कहूंगा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी ले लीजिए. हालांकि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक ग्रोथ आता रहेगा, चाहे वो क्यूएसआर हो, चाहे वो होटल्स हो. क्योंकि अभी भी जिस तरह की स्पेंडिंग हम भारत में देख रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो समर की छुट्टियां खत्म हुई हैं, जो हमने कंपनियों से बात की है, it's been quite amazing to hear the feedback from companies when they talk about occupancy rates या airfares वगैरह. तो आई थिंक अगर आपको मिड कैप्स में जाना ही है कंज्यूमर में, तो मैं एज अपोज टू कंज्यूमर स्टेपल्स, मेरा झुकाव थोड़ा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की तरफ हो. नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग है राहुल जी और आप सभी लोग, मार्केट इतना हंग्री है और इतना ज़्यादा उसमें एपिटाइट है कि आप देखिए वंडरलैंड जैसा स्टॉक डबल हो चुका है, जबकि वो सिर्फ 3 शहरों में अभी अपने उनके अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं. लेकिन इतनी डिमांड है कि कहीं से भी कुछ भी आदमी को अच्छी वैल्यूएबल चीज़ दिखती तो वो एकदम कूद के उसको लेता है. बट एनीवे, कोई रिकमेंडेशंस नहीं यहाँ पे. ये हमारे जितने भी गेस्ट लोग नाम ले रहे हैं स्टॉक के, आप खुद भी उनको पढ़िएगा और किसी और से भी एडवाइस लीजिएगा. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए. अनुराग जी, आप भारत में बैंकिंग सेक्टर में बहुत बुलिश रहते हैं. आप कहते हैं कि जब इधर कुछ लेना है तो फिर बैंक और यही सब लेना है. कुछ और पसंद नहीं आता क्या आपको? जोमेटो भी नहीं पसंद आ रहा? इतना बढ़िया चल चुका है, देखिए क्या तेजी बन रही है उसमें. अच्छा नीरज, इसमें मैं थोड़ा समय लूंगा. आई थिंक देखिए कंपेयर करते हैं. बट देखिए ये लिमिटेशन हर उस इन्वेस्टर की है जो कि इंडिया के बाहर बैठा है और
बहुत माइक्रो नजर नहीं रखता इंडियन मार्केट में, तो वी स्टिक टू सेक्टर जहां पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, गवर्नमेंट का प्ले नहीं है और कंज्यूमर को डायरेक्टली फेस करते हैं। वो सेक्टर्स कौन से होते हैं? आपके बैंकिंग होता है, टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज होता है जो कि एक्सपोर्ट ड्रिवन है, राइट, उसको एनालाइज किया जा सकता है कबलिंग टू यूएस अर्निंग्स। एंड देन थर्ड इज आपका डिस्क्रिशनरी, जहां पर कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल होता है, उसमें ऑटोज हो गया, इवन सीमेंट वी कैन कॉल इट, एफएमसीजी इज अ पार्ट ऑफ इट। ये सेक्टर नीरज एक व्यू, थोड़ा सा नजरिया देखिए, अगर मैं भी वही बात कह दूं तो आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग कॉन्ट्रेरियन, बट नीरज मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। ये बात जो जिसको लग रहा है कि सब सेक्टर बहुत चल चुके हैं, वाकई में सही है। कुछ ये इंडियन कॉन्स्टेंट इकोनॉमी जो है हमेशा सप्लाई कॉन्स्टेंट रहती है। आई मीन राइट फ्रॉम बजाज स्कूटर के लिए वेटिंग टू मारुति के लिए ब्लैक में खरीदना से लेकर के स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्टॉक्स कम है और मनी उनको ज्यादा चेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कांस्टेंट में हम हर चीज का प्राइस बढ़ा देते हैं और वो मेरे फ्रेमवर्क में नीरज बैठता नहीं है। तो बैंक सब बहुत महंगे हो गए हैं नीरज। माई सेंसेस अगर यहाँ से नेक्स्ट लेवल ग्रोथ नहीं आता है नीरज, तो फिर बैंक्स को भी थोड़े ठहराव की जरूरत है। आई डोंट सी अ वेरी क्विक, बिकॉज देखिए नीरज उसको देखना होगा कि हमारी कॉर्पोरेट लेंडिंग अब नहीं हो रही है आफ्टर 2008। I see the numbers by Morgan Stanley would say corporate lending is 57% of the GDP, which is very low now. It has to go up, but it is very low because there are reasons why the lending went up, and then people had bad experiences resulting into bad debts, right? तो अब वो वापस से वो दोबारा हाथ जलाने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं है नीरज। तो ऐसे ही कुछ इश्यूज हैं नीरज। तो बट अल्टीमेटली, बाय द वे, लेट मी आल्सो से दिस नीरज, जैसे बजाज स्कूटर और मारुति भी अच्छा किए, मार्केट्स भी बहुत गिरेगा नहीं, क्योंकि एक लिक्विडिटी सपोर्ट है जो उसको रोक रहा है, बट महंगा है। सेक्टर टू सेक्टर बैंकिंग कंपेयर करते हैं नीरज, देखिए अब मेरी डायकोटमी आप समझ सकते हैं कि मुश्किल होता है उसको फिट करना। यूएस में सिर्फ 4 बैंक्स को छोड़ करके, जो कि टू बिग टू फेल है, बाकी सारे बैंक्स नीरज बहुत सस्ते हैं। हमने पोजीशंस बनाई है, वी बिलीव यूएस कांट सस्टेन ओनली ऑन 4 बैंक्स, सो बाकी बैंक्स में भी इंप्लाइड गारंटी है। 1 साल 2 साल में कब चलते हैं पता नहीं, पर जब चलेंगे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, वहां पोजीशंस बनती है। इंडियन बैंक्स वेरी एक्सपेंसिव, दे कैन ओनली प्ले ऑन 15% ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, लेंडिंग ग्रोथ, अगर वो आती है तो उस पर नजर रखें। बट यहाँ पे बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन खरीदने की भी बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब मार्केट में 7% आपको फिक्स्ड में रिटर्न मिल रहा है। कंज्यूमर सेक्टर्स नीरज कंपेयर करें, इंडिया में दे आर वेरी एक्सपेंसिव, यूएस में दे आर वेरी वेरी चीप, बिकॉज इंपेंडिंग रिसेशन जो कभी आता नहीं है और आ नहीं रहा है, उसकी वजह से आप सारे सेक्टर्स देख लीजिए, आप अमेजॉन को छोड़ करके बाकी सारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नीरज बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पर है। हमने पोजीशंस बनाए हैं, 1 साल 2 साल बैठेंगे, दैट्स आवर स्टाइल। अल्टीमेटली नीरज, व्हाट वर्क्स फॉर एवरी इन्वेस्टर इज दे हैव टू स्टिक टू देयर स्टाइल। अगर आप अपना स्टाइल चेंज करेंगे ना, फिर गलती हो जाएगी। तो आप अपना स्टाइल रखिए, आप 2-3 साल में आप रिटर्न बनाते जाएंगे। डोंट ट्राई एंड चेंज योर स्टाइल। थर्ड इज टेक्नोलॉजी मेजर्स नीरज, यहाँ पर यूएस में मैंने आपको बताया कुछ वैल्यू प्लेस हैं, वहां पर पोजीशंस हमने बनाए हैं। इंडिया में अगर देखें तो आई थिंक ये सही समय है, आपकी ये जो बिग टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनीज है नीरज, जिस समय ये डाउन टर्न में हो तभी उनमें पोजीशंस बनाएं। 40 के मल्टीपल्स पर जब आ जाए तब तो बेचने का समय होता है। हमने तब बताया था कि बेचना चाहिए, आई थिंक वो कॉल भी सही रही है, और नाउ इज द टाइम दे कैन स्टार्ट बाइंग, राइट, बिकॉज बाकी सारा मार्केट बहुत महंगा है, और द मोमेंट यूएस इकोनॉमी रिसर्जेस, ये लोग वापस आ जाएंगे। ये लोग इंडियन इकोनॉमी पे नहीं चलते हैं, यूएस इकोनॉमी बट आईटी पे लेंगे, आप ये कह रहे हैं आईटी पे तो लेना चाहिए। देखिए एक इंडियन मार्केट की बड़ी खूबी है अनुराग जी, इंडियन मार्केट ना, एक आपने बिल्कुल एक बात सही कही कि अपनी स्टाइल चेंज नहीं करनी चाहिए। जो आपकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो बिल्कुल वैसी रखिए, लेकिन आपको स्पेसिफिक मार्केट में स्टाइल, वहाँ के स्टाइल को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने ये कहा कि बैंक वालों में यहाँ अगर हम ये मान के चलें कि 14-15% की कॉर्पोरेट ग्रोथ हुई है, टोटल क्रेडिट ग्रोथ हुई है इस बार, और 1-2% के नॉर्मलसी के साथ अभी भी ये कंटिन्यू करेगी, क्योंकि डिमांड सर्ज है। अगर 7-7.5% तक पे फंड रेज कर रहे हैं बैंक, तो वो इसी आधार पे कर रहे हैं कि उनको आगे ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बड़े बैंकों में ग्रोथ आएगी, वो कॉर्पोरेट से आए या सिर्फ कंज्यूमर लोन से आए, वो एक डिफरेंट इशू हो सकता है। तो शायद अगर इकोनॉमिस्ट की तरह 1-2 साल आगे को आप सोचेंगे तो यहाँ पे बैंक में मुझे लगता है काफ़ी बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। आईटी में भी एग्जैक्टली वही चीज़ बन रही है
कि आईटी में अब बड़े वाले स्टॉक जो है वो नीचे आ गए हैं काफ़ी। हाँ, मिड कैप में कहीं कहीं पे बड़ा फ्रेंजी दिखाई देती है, जहाँ वो अचानक से 40-50 से मल्टीपल चले गए। मैं उनको नहीं कहता मैं, लेकिन बड़े वाले स्टॉक काफ़ी नीचे हैं और वो स्टिक कर गए, वो न गिर रहे हैं न चल रहे हैं, वहीं पे खड़े होंगे वो। हाँ, सो नीरज, क्विक नजरिया, आई थिंक बहुत तीनों सवाल बहुत रेलेवेंट है। आई थिंक आई शुड हैव टच्ड। नीरज, ये जो फाइनेंस में ना, ये जो माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल दिस ना, मेरा ये फर्म बिलीफ है नीरज, एंड दिस इज माय स्ट्रेटजी। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट मिस वन बिग प्लेयर हियर, बट सॉरी, इन द सेंस दैट कोई एक चल जाए तो मुझे नहीं पता, मैं उसको मिस करने को तैयार हूं। जैसे मैंने बोला, यू नो, कि आई एम रेडी टू मिस एनवीडिया इफ डजंट फिट माय फ्रेमवर्क। नीरज, बैंकिंग में ना ये बॉटम ऑफ द पिरामिड नहीं चलता है, बिकॉज बैंकिंग इज अ बिजनेस जहां पर आप पैसा देते हैं क्रेडिट पर और उसको वापस लेना होता है आपको। तो ये बॉटम ऑफ द पिरामिड एफएमसीजी में स्मॉल सेशेस बना के चल जाते हैं, छोटे साबुन शैम्पू बना देते हैं, वहां चल जाएगा। लेंडिंग में अक्रॉस द ग्लोब आप देखें नीरज, कहीं भी बॉटम ऑफ द पिरामिड काम नहीं किया है, और वो हमेशा ही इट एंड्स अप वेरी बैडली। और हमें मतलब एमबीए दिनों से मैं वो माइक्रो फाइनेंस की बांग्लादेश में स्टोरी सुनता हूं, क्या हुआ उसका, ग्रामीण बैंक एंड ऑल दिस, राइट, वो कभी भी बड़ा नहीं बनता नीरज। तो ऑलवेज बी वेरी स्केयर्ड इफ अ बैंक ग्रोज टू फास्ट। Second, it goes into microfinance. Banking is always money lies where the money is, which is at the top. Bottom of the pyramid, banking में नहीं चलता. So I would stay away, Neeraj, from those companies or those dreams which are trying to be built upon. Second, Neeraj, Indian story is broadly about big companies. देखिए, US में भी broadly 60-70% of the market share हर sector में top 3-4 players के पास में है. इंडिया में भी तकरीबन वही story है। जो आईटी प्लेयर्स करंटली जो है ना, वो नीरज और बड़े बनेंगे, लेकिन और वो प्राइस डिस्काउंट देके भी डील उठा सकते हैं। लेकिन ये जो मिड कैप आईटी है ना, ये इन अ प्राइस कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ये लोग नीरज एक साइज से ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ साइज एडवांटेज दैट दीज बिग 3 टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन इंडिया हैव, बिग 3, बिग 4 और बिग 5, बट नॉट बियॉन्ड नीरज। उसके आगे मुझे नहीं लगता कि यू नो वैल्यूएशंस। तो ये आपको सही कहना है कि अप्रोच आपको उस तरीके का रखना चाहिए, डेफिनेटली। अरे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सुदीप जी आपके लिए। थर्ड पॉइंट, सॉरी नीरज, एक बहुत ब्रीफली रखिएगा सर। हाँ, बहुत ब्रीफली। हाँ सॉरी नीरज, न्यू एज कंपनीज आपने पूछा नीरज। नहीं, वो तो मैंने ऐसे जोकिंगली पूछा था आपसे, नॉट वेरी सीरियस। हाँ। तो नीरज, जोमैटो बोलिए, इट्स नो नीरज, दीज कंपनीज विल नॉट मेक मनी। ये सिर्फ आप देखिए नई स्टोरी आएंगी, यू नो, वो फिर से नई कहानी कोई आ जाएगी। अल्टीमेटली इनका 75% शेयर अभी भी प्राइवेट इक्विटी के पास है। वो हर साल एक झोले में से नई स्टोरी निकालेंगे और अपना स्टेक ऑफलोड करेंगे, अल्टीमेटली रिटेल कंज्यूमर को महंगे में देंगे। I shun the mutual funds which are buying these stories, and they are doing disservice to the retail investors. They should stay away from it. These companies will not make money for next 5 years, Neeraj. Okay. They will not make money. Okay, sir, अनुराग, रोकूंगा मैं आपको। सुदीप जी, बहुत क्विकली मेरे जवाब दीजिए। IEX में जो आज हुआ, डू यू एग्री कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं नीरज जी। आई थिंक पहली बात तो है, IEX में कुछ दिनों से परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम चल रहा था, पर ये जो हुआ, जो पूलिंग के जरिए प्राइस डिस्कवरी होगा, उससे IEX का बिजनेस रैशनल में ही क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि वो प्राइस डिस्कवरी अगर उन IEX के पास नहीं रहा तो IEX का यूटिलिटी क्या रहेगा? अगर पूल करके बाकी सब एक्सचेंज के साथ पूल करके सेंट्रली कोई अदर मैकेनिज्म के जरिए प्राइस डिस्कवरी हो, तो फिर IEX का रोल ही खत्म हो जाता है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जो रेगुलेटरी जो फियाट, ये कैसे अचानक ऐसे आता है, शेयर होल्डर्स है, लिस्टेड स्पेस में है, तो थोड़ा कंसर्न आता है इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर, एज ए मार्केट एक्सपर्ट, कि ऐसे स्टेप्स शायद नहीं लिए जाने चाहिए। ये बहुत सोच समझ के ऐसे स्टेप्स अनाउंस भी करने चाहिए। शायद जो कंपनी की तरफ से बयान आया कि कंसल्टेशन होगा, इस पे फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, अब शायद ऐसे ही होगा, पर ऐसे अनाउंसमेंट्स भी नहीं आने चाहिए। ऐसे अनाउंसमेंट नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे फैसले तो उसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी सोचना चाहिए कि आप उसके पूरे बिजनेस मॉडल पे ही क्वेश्चन मार्क अगर लगा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद इस पर आगे हो सकता है कुछ सोचे गवर्नमेंट, या कुछ ऐसा करे भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूबल थॉट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।